और बच्चों कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जाड़ा तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, महसूस भी कर रहे होंगे। आइए आज हम प्रतिशत के चैप्टर में घोल से संबंधित और चुनाव से संबंधित, पास फेल संबंधित, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, दरअसल एक चीज़ समझिए कि घोल क्या होता है। घोल का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए। तो मिलाने वाली दो चीज़ें, दो टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो भाई लिक्विड हो सकता है आपका, लिक्विड और सॉलिड। जब सॉलिड और सॉलिड का मिश्रण होता है तो उसको कहीं ना कहीं मिलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई वो क्या है, मिक्सचर उसका नाम दिया जाता है, मिश्रण। घोल वास्तव में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से लिक्विडिटी उसमें ज़रूर होगी। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है कि घोल क्या है, मिक्सचर क्या है। हम लोग आइए शुरू करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है कि नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल से 1 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक होगा? पहले तो एक चीज़ आपको समझना होगा। पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब नमक और पानी का मिश्रण है तो इसमें, इस मिश्रण में एक चीज़, कोई ना कोई चीज़ फिक्स है। फिक्स का मतलब कि जैसे अगर 6 लीटर का घोल है, उसमें 5% नमक है और वाष्प द्वारा हम पानी उड़ा रहे हैं, तो नमक अपनी जगह कांस्टेंट है। कहने का मतलब फिक्स है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। तो नमक को ही हम क्या कहते हैं, फिक्स कर देते हैं कि नमक हमारा फिक्स है। यानी जितना नमक प्रारंभ में रहा होगा उतना ही नमक बाद वाले मिश्रण में भी रहा होगा, चाहे हम मिश्रण में से पानी को उड़ा रहे हों या पानी को डाल रहे हों। एक चीज़ समझिए, जब नमक का एक फिक्स, मान लीजिए कि ये नमक है हमारा, इसका एक फिक्स प्रतिशत है और ये प्रतिशत जो है पानी की वजह से घट बढ़ सकता है। कैसे? पानी को जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये प्रतिशत क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। और जब पानी को हम नीचे की तरफ यानी कम करेंगे तो ये हमारा, इसका प्रतिशत क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि घोल से किसी एक चीज़ को फिक्स करते हुए अगर दूसरी चीज़ में हम परिवर्तन करें, जैसे दूसरी चीज़ को अगर बढ़ाएं, तो ये वाली चीज़ पहली वाली क्या होगा, उसका प्रतिशत कम होने लगेगा। जो ही इसको हम इस वाले मतलब दूसरे पार्ट को अगर कम करेंगे तो वो फिक्स वाली चीज़ का प्रतिशत क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई फिक्स का, और घोल में दूसरा पार्ट जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। कह रहा है कि 6 लीटर घोल में 5% नमक है। चलिए, 6 लीटर घोल में 5% नमक है, हमने कह दिया, ठीक। ये बराबर क्या है? अब कह रहा है कि 1 लीटर पानी निकाल दिया, तो 6 में से जब 1 लीटर पानी निकाला आपने तो बचा कितना भाई, 5 लीटर। तो क्या नमक हमारा परिवर्तित हुआ? नहीं, नमक तो वैसा ही है। तो नमक का हम नया प्रतिशत मान लेते हैं कि x% हो। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना बचेगा, 6%। यानी 1 लीटर पानी निकालने के बाद जो नमक का प्रतिशत होगा वो 5 से बढ़कर 6% हो जाएगा। ये हमारा इसका सही जवाब होगा। तो एक चीज़ मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ
कि अगर घोल है किसी एक पार्ट को हम फिक्स करके दूसरे पार्ट में कम या ज़्यादा करें तो उसके ठीक उल्टा हमारा फिक्स वाले पार्ट का प्रतिशत क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम आगे और एकाक सवाल पे करते हैं। आइए देखिए इसमें क्या कह रहा था। इसमें वो ये कह रहा है, इसमें वो ये कह रहा था, चलिए ये सवाल देखिए एक बार, इसको फिर से पढ़ लीजिए कायदे से। कह रहा चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो शेष घोल में चीनी की मात्रा क्या होगी। यहाँ मात्रा से मतलब नहीं है, यहाँ चीनी का प्रतिशत क्या होगा, चीनी का प्रतिशत क्या होगा। अब जरा सा देखिए, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग सवाल लगाएंगे जैसे हम लोगों ने पहले लगाया था, सेम उसी तरीके से। देखिए यहाँ पे टोटल घोल हमारा कितना है, 12 लीटर, इसमें चीनी कितनी थी, 4%। कह रहा कि 1 लीटर, अरे सॉरी 2 लीटर पानी उड़ाया गया तो बचा कितना, 10 लीटर, इसमें परसेंटेज कितना है, x लीटर हमने मान लिया। तो अब देखिए 12 चौक 48 यानी x बराबर जो होगा 48/10 हो जाएगा, इसका मतलब होगा 4.8%। ये बात समझ में आई बच्चों। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये एकदम होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसका प्रयोग हम देखिए आगे वाले प्रश्नों में भी करते हैं। इसको अगर आपने पकड़ा तो ये सवाल आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में भी कैलकुलेशन करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आइए प्रतिशत के इस चैप्टर में हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको थोड़ा सा फिर से पढ़िए, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा कि 5 लीटर विलयन में 40% एल्कोहल है। पढ़िए इसको ठीक से। कह रहा कि 5 लीटर विलयन में 40% एल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया गया तो नए घोल में एल्कोहल की मात्रा क्या होगी, प्रतिशत मात्रा क्या होगी, प्रतिशत क्या होगा। देखिए भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट है कहीं कहीं, आप लोग थोड़ा इसको सुधारिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा कि 5 लीटर विलयन, फिर वही करते हैं। देखिए 5 लीटर हमारा इनिशियल था, प्रारंभिक था, इसमें हमारी एल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 40%। इस बार हुआ क्या, निकालने के बजाय हमने 1 लीटर पानी इसमें क्या किया, डाल दिया। चलिए तो 5 से बढ़ के हमारा फाइनल मिश्रण जो हुआ वो 6 हुआ, और इसमें जो है एल्कोहल की मात्रा हमने मान ली x% होगी। देखिए 2 से पहले इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6 होगा, इसको काट देंगे तो 20 होगा, 20 पंजे 100, 100/3 यानी x बराबर 100/3, 100/3 का मान होता है 33.33% होता है, यानी ये विकल्प सही होगा। इसको, इस सवाल को बिल्कुल ऐसे ही बेहतरीन तरीके से लगाइए आप लोग, और किसी भी तरह का डाउट हो, अगर आप लगता है कि नहीं इस तरह से हम सवाल नहीं लगा पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके हमको बताइए, हम उसका एक्सप्लेनेशन और बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए पहले हमारा क्या था, 5 लीटर मिश्रण था, 40% एल्कोहल था, 1 लीटर और डाले तो 5 से बढ़ के 6 हुआ, 6 तो हो गया, लेकिन उसमें एल्कोहल फिक्स ही था, तो दोनों जगह एल्कोहल की मात्रा बराबर होगी, इसलिए हमने यहाँ पे बराबर कर रखा है। तो इस तरह से ये सवाल लग जाता है। आइए
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इस बार बात है सोने और चांदी की। इस बार सोने और चांदी की बात है, तो सवाल को ठीक से जरा सा पढ़ लीजिए। कह रहा कि सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इसमें कितना सोना और मिला दिया जाए जिससे कि सोने की मात्रा 95% हो जाए। एकदम बिल्कुल हम लोग उसी तरीके से सवाल को लगाएंगे। देखिए, हमारे पास मिश्र धातु टोटल है कितनी? 50 ग्राम। इसमें सोना कितना है? 80% है ना भाई। कितना सोना और मिला दिया जाए? अब देखिए, यहां पे हमने लिखा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि आपसे मिस्टेक यहां पर होगी। अब जरा सा देखिए, सोना यहां पे कितना है बोलिए? 80% सोना है। और फिर मिलाने की बात क्या कर रहे हैं? सोना ही मिला रहे हैं। इसका मतलब कि सोने का प्रतिशत फिक्स नहीं होगा, चांदी फिक्स है। देखिए, अब हुआ क्या? चांदी यहाँ पे फिक्स होगी तो हम चांदी को लेके चलते हैं, चांदी को लेके चलेंगे। चांदी आपका कैसे काम करेगी जरा सा देखिएगा। ये हमारा 80 नहीं होगा, यहाँ पे 80% सोना है, इसका मतलब 20% चांदी होगी। तो 50 में 20% चांदी है, 50 में 20% चांदी होगा। कह रहा है कि इसमें कितना सोना और मिलाएंगे? तो सोना मिलाएंगे तो ये वाला मिश्रण भी उतना ही बढ़ेगा जितना हम सोना मिला दें, तो 50 + x होगा। और इस बार कह रहा है कि सोने की प्रतिशत मात्रा 95 हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे चांदी केवल कितनी होगी? 5%। पॉइंट पकड़िए, हम फिक्स की बात किए हैं तो फिक्स वाले का ही परसेंटेज दोनों तरफ लेके चलेंगे। तो यहाँ देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत काटिए, 5 चौक के 20 काटिए, 4 पंजे 20, यानी 50 + x बराबर हो जाता है आपका कितना? 200। तो x बराबर कितना होगा? 150 होगा। यानी कितना सोना मिलाने की बात कर रहा है? 150 ग्राम सोना और मिलाएंगे तो जो सवाल का रिक्वायरमेंट है, जैसे वो कह रहा है, बिल्कुल वो चीज़ सत्य हो जाएगी। आप देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि भाई यहाँ पे 80% सोना ही था और सोना ही मिलाने की बात कर रहा था, तो इसका मतलब इसका ठीक उल्टा हमें चांदी की तरफ सोचना होगा कि चांदी में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अर्थात चांदी को फिक्स करके चल रहे हैं। तो चांदी जस की तस रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जवाब आपका 150 ग्राम होगा। वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये कहता है, जरा सा पढ़िए इसको ध्यान से। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। कह रहा है एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 40, 50 व 60 छात्र हैं। इसमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। तो पूरे कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? अच्छा, 3 सेक्शन है। चलिए देखिए, ये हमारा पहला सेक्शन है, ये हमारा दूसरा सेक्शन है, ये हमारा तीसरा सेक्शन है। पहले में कितने हैं? 40, दूसरे में कितने हैं? 50 और तीसरे में कितने हैं? 60। 10%, 20% ये उत्तीर्ण हुए तो कितने? अच्छा, 10%। तो देखिए ध्यान से, 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, यानी 40 का 1/10 निकालेंगे तो 4 उत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है। कह रहा 50 का 1/5 निकालेंगे तो इसका जब 1/5 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा बोलिए? 10।
अच्छा, इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा बोलिए? 6 होगा। यानी स्थिति ये हुई कि इनमें से क्रमशः इतने इतने उत्तीर्ण हुए, तो पूरे कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? टोटल छात्र कितने हो जा रहे हैं? 50, 40, 90 और 6 150। पास कितने हुए? 10, 4, 14, 6, 20, 20 पास हुए। इसका प्रतिशत बताना है, तो 20/150 और गुणे कितना? 100। यानी ये स्थिति हुई। 5×3 15, 5×20 100, 40/3, 40/3 का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि 13 सही 1/3% हुआ। देखिए, इस सवाल में भी कुछ नहीं था, बड़ा ही छोटा सा सवाल था एकदम, इसमें कोई लॉजिक नहीं थी, सिंपल तरीके का सवाल था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, क्या कहता है ये क्वेश्चन। कह रहा कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया जाता है। 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। 75 प्रश्नों में से 80% का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। चलिए देखिए हुआ क्या। 150 में से स्थिति ये थी कि 150 प्रश्न का हमको कितना पाना था? 60%। ठीक, ये अंक हमको पाना था। 150 को उसने 2 भागों में तोड़ा, 75 और 75 ऐसे तोड़ा। 75 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया था? 80%। चलिए 75 का 80% प्लस इस 75 का कितना परसेंट सही कर दे? हमने कहा x% तो बराबर इतना हो जाए। अब देखिए 3 जगह पे, तीनों जगह पे प्रतिशत है, 3 जगह पे प्रतिशत है, तो इस प्रतिशत को, इस प्रतिशत को, इस प्रतिशत को काट दीजिए। हमें x का मान निकालना है। 0 भी देखिए है, लेकिन इसमें 0 नहीं है। चलिए ठीक है, 75 से देखिए कट जाएगा। 75, 75, 75 दूना के 150। स्थिति क्या हुई? यहाँ बचा आपका 80, 80 प्लस x बराबर 60 दूना के 120। ये बचा आपका, तो x बराबर कितना हुआ? 40। यानी उसको 75 के 40% प्रश्नों को सही करना होगा। जो बचे हुए शेष 75 थे उनके 40% प्रश्नों को सही करना होगा, तब जाके स्थिति ये बनेगी। ये बैंक पीओ 2006 का है। इसमें देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कह रहा कि 150 प्रश्न थे, पहले उसने क्या किया? 75 प्रश्न को हल किया, जिसमें उसने 80% प्रश्नों को सही हल किया। कह रहा कि शेष में से क्या करना है? उसको टोटल 60% अंक पाना था। शेष में से क्या करना था कि कितने प्रतिशत सही प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ माना था कि भाई 75 का x% प्रश्नों को सही उत्तर अगर उसको हल कर ले तो उसके 60% मेंटेन हो जाएंगे। तो x का मान यहाँ पे 40% है। इसको एक बार जरूर रिवीजन में लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा परीक्षा संबंधित प्रश्न है, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, पढ़िए इसको ठीक से। एक परीक्षा में राजेश ने 52% तथा गोलू ने 64% तथा रोहित ने 74% अंक प्राप्त किया। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हों तो तीनों के औसत प्राप्तांक कितने थे?
चलिए देखिए, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका औसत ही निकाल लेते हैं। 52, 64 और 74 का हमें क्या निकालने, औसत निकालने। ये देखें कि कितना प्रतिशत आता है। तो 4 4 8 2 10 के 0, हाथ में आया 1, 7 6 13, 5 18 19, 190, 190 बटा के 3, ये प्रतिशत इसका आना चाहिए एवरेज। एवरेज वाला जो स्थिति ये है कि एवरेज परसेंटेज आना चाहिए था 190 बटा के 3%। किसका, 750 का। तो आइए देखते हैं, 750 का 190 बटा के 3% का मतलब 300 हो जाएगा। ये जीरो इससे आपका कट जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 से काट दीजिए, 25 9 225 के 5, हाथ में आया 22, 25 से कम 25 और 22 47, यानी 475%। परसेंट नहीं, अंक। इतने औसत प्राप्तांक, तीनों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, 475। तो देखिए ये स्थिति बन रही है। चलिए आइए एक बार इस सवाल को फिर से देखते हैं। एक परीक्षा में राजेश ने 52%, गोलू ने 64% तथा रोहित ने 74% अंक प्राप्त किए। कह रहा कि तीनों का जब अलग अलग प्रतिशत है तो उसका औसत प्राप्तांक हमने देखा कि आ रहा है हमारा कितना, 190 बटा के 3% आ रहा। तो 190 बटे 3 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 190 बटा के 300 आएगा। 750 का 190 बटा 300 निकाल दीजिए, 475 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ये स्थिति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। चर्चित सवाल है, आप लोगों ने किया भी होगा। इसका बहुत छोटा सा तरीका है, देखिए। कह रहा है कि भाई 30% अंक जब वो पाता है तो 5 अंक उसके फेल होने से, मतलब पास होने से 5 अंक पीछे रह जाता है। जरा सा देखिए, अगर एक चीज समझिए, हमने कहा कि ये पास वाली लाइन थी, ये बंदा यहां से चला और यहां से 5 अंक पीछे ही रह गया। दूसरा क्या किया, दूसरा 40% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक एक्स्ट्रा पा जाता है, मतलब पास होने की लाइन से भी वो 10 अंक क्या होता है। दूसरा वाला क्या करता है कि ऐसे निकल जाता है यहाँ, यानी 10 अंक इस पास लाइन से एक्स्ट्रा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा, 10 और 5 15 का होगा। इधर का डिफरेंस कितना होगा, 40 और 30 का डिफरेंस होगा 10%, इज इक्वल टू कितने के, 15 के। अब हमें क्या करना था, निकालना था कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो ठीक है, या तो हम इसका 30% निकाल के 5 ऐड कर दें, तो इसका 30 निकालने के लिए 3 से इधर गुणा कर लीजिए, 3 से इधर गुणा कर लीजिए। तो 30% इज इक्वल टू कितने के, 45 के। 5 अंक से फेल था, 5 और ऐड कर दीजिए, यानी टोटल अंक कितने हो गए, 50। तो ये यानी पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे, 50 अंक होंगे। तो ये एकदम सही है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइए। हाँ अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज है, वेन डायग्राम का प्रश्न है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को भी हम समझाते हैं। एसएससी 2007 का ये प्रश्न है। एसएससी 2007 का ये प्रश्न है, थोड़ा सा गौर से पढ़ लीजिए इसको।
किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुए। यदि 20 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे हों, 2500 विद्यार्थी दोनों में पास रहे हों, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको, एक आसान तरीके से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम अगर हम इस तरह से बनाते तो यहाँ पे क्या स्थिति बनती? हम कहते ये वाला इंग्लिश का सेक्शन है, ये वाला गणित का सेक्शन यानी मैथ का सेक्शन है। इसमें क्या हुआ, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% इंग्लिश में क्या होते हैं? पास। इसमें 70% पास होते हैं। पास के लिए हम पी लिख देते हैं। और कह रहा है कि भाई यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में, 20% क्या हुआ, दोनों में फेल हो गए। तो सबसे पहला काम कि यहाँ अगर फेल है, यहाँ पास है, यहाँ पास है, तो दोनों सबको एक बराबर कीजिए। तो यहाँ 40% क्या होगा? एफ होगा। यहाँ 70 है तो 30% क्या होगा? एफ होगा। यानी कि ये भी फेल ले लिया, ये भी फेल ले लिया, ये भी फेल ले लिया। सबसे पहले इस तरह से इसको हमें बराबर करने की ज़रूरत होती है। अब हम करना ये है, अब हम लोगों को करना ये है कि सिंगल सिंगल वालों को जोड़िए। तो 40 + 30 और डबल वालों को घटाना -20। सूत्र वही होता है, उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 40 30 70 में से 20 गया आपका 50%। 50% फेल है, तो पास कितने होंगे? तो पास होंगे 50%। कह रहा है कि फेल रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे हों, तो 50% का मान दिया है आपको कितने के? 2500 के। तो 100%, 2 का गुणा कर लीजिए, 2 से इधर गुणा कर लीजिए, 50 यानी 100% बराबर 25 दूना के 50 यानी 5000। 5000 5000 कहाँ है? ये है। तो ये स्थिति होगी। चलिए देखिए, इस सवाल में कुछ नहीं था। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिए कि एक एक कहने का मतलब 1 2 जो सिंगल सब्जेक्ट वाले जितने भी लोग होंगे उनको हमें क्या करना होगा? जोड़ना है। डबल सब्जेक्ट वाले जितने लोग हैं उनको क्या करना है? घटाना। लेकिन कब? सबको एक समान राशि में कन्वर्ट करने के बाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए आराम से, क्या कहता है मेरे बच्चे। कह रहा है किसी कक्षा में 72 विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय को चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना है तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि क्या स्थिति बनती है। एक बार इसको आप लोग ढंग से पढ़िए थोड़ा। मैं इसका बहुत ही अच्छा तरीका एक बताता हूं आप लोगों को। देखिए, जीव विज्ञान सिंगल सब्जेक्ट कहने का मतलब ये कि 72% तथा 44% गणित 44%। सिंगल सब्जेक्ट वालों को जोड़ा। डबल सब्जेक्ट वाला हमको पता नहीं है तो हमने डबल वाले को घटा दिया, और ये आना चाहिए 100% के बराबर। ये आना चाहिए आपका 100% के बराबर। तो यहाँ 116% -x% बराबर 100 के या 100%। तो -x बराबर कितना होगा? -16, यानी x का मान कितना हुआ? 16%। ये 16% का मान जो दिया है वो बराबर कितने के है? 40 के। ये 16% बराबर कितने के? 40 के। तो 4 से भाग दे दीजिए। 4% बराबर 10 के।
इसलिए 100% बराबर 25 से गुणा कर लीजिए, 25 से गुणा कर लीजिए 250, यानी 100% का मान कितना होगा 250 होगा। ये स्थिति है। तो आइए इसका हम लोग दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं लग रहा है यहाँ पे, और किसी अन्य तरीके की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप वेन डायग्राम भी बना के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन में ये सिंगल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए अब चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ठीक से पढ़िए इसको, क्या कहता है, क्या कहता है ये क्वेश्चन आप लोग देखिए जरा। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मतों को अवैध घोषित किया गया हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई कुल मत हमारे पास दिया हुआ है कितना, 15,200। 15,200 हमारे पास कुल मत है। 15% अवैध किया गया। 15% भिन्न का मान होता है भैया 3 बटा कितना 20 के, यानी 3/20 को अवैध किया गया होगा तो 17/20 उसका वैध रहा होगा। ठीक, अब ये वैध मत है, इस वैध मत में से कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो पहले को तो 55 मिला था, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को 45% मिला होगा। 45% का मतलब 45/100। अब देखिए करना क्या है, दूसरे को 45% मिला। चलिए 2 0 यहाँ से काटिए, 5 चौक के 20 काटिए, 5 9 45 काटिए, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32 हो गया। अब गुणा करना है, देखिए थोड़ा सा, 9 सते 63, 8 तिलिक 24, जिसका इकाई अंक 4 होगा वही इसका उत्तर होगा। यूनिट डिजिट ले लिए भाई, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या कहता है देखिए, 9 सते 63, इकाई अंक 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 कहाँ चले गए भाई, तुम क्यों भाग रहे हो, तो 3 अट्ठे 24 हो गया। तो यूनिट डिजिट जिसका 4 आएगा वही उसका उत्तर होगा, यानी कि ये, या तो गुणा कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले, 25% मतों को अवैध किया गया, यानी 8400 में से 25% मत का मतलब हुआ 1/4, यानी बचा होगा 3/4 मत। एक को 52 मिला, दूसरे को 48 मिलेगा। इस वैध में से एक बंदे को 52% मत मिलता है तो दूसरे को 48 मिलेगा, यानी 48%। ठीक, 2 0 से ये काट दीजिए, काट दीजिए इसको भी। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 12 तिहाई 36, 6 चौक 24, इसमें भी इकाई अंक 4 ही होगा, वही उत्तर होगा, यही इसका उत्तर होगा। चलिए नहीं होता है तो हम गुणा कर देते हैं, 84 गुणे 36 कर लीजिए, 6 चौक 24, 4 हाथ में आया 2, 8 6 48 और 2 50, ये हो गया। 3 चौक के 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 25 5 30 हो गया, 30 24 इसका सही उत्तर होगा। तो आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो कहीं कहीं पे हम लोगों को क्या करना होता है कि इकाई अंक भी लेकर चलना होता है, उसमें क्या होता है कैलकुलेशन हमारा तेज हो जाता है और काम आसानी से हो जाता है। लग रहा है थोड़ा जुकाम का असर हो गया है।
आवाज़ सही से नहीं निकल रही है। चलिए देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। चलिए भैया, एक उम्मीदवार ये था, एक उम्मीदवार ये था। एक 41% पाता है तो दूसरा 59% पाता होगा। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है बोलिए? इन दोनों का अंतर कितना है? 9 1 8 हो गया, 5 में से 18%। और ये 18% से जीत और हार हुआ होगा। तो 18% मत पाकर 18% के डिफरेंस से जो मतलब हार जीत हुई थी वो मतों के बराबर है 5580 के। तो 18% का मतलब ये, तो 1% का मतलब 18 तिहाई 54, 18 कम 18, 100 लेने के लिए 2 जीरो इधर, 31,000। 100 लेने के लिए इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 31,000 हो जाएगा। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, पढ़िए थोड़ा आराम से, इसको पढ़ लीजिए। इसको आप लोग पढ़िए, थोड़ा गौर से पढ़िए। कह रहा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? सेम क्वेश्चन है। देखिए है क्या, 7,500 टोटल मत, अवैध कितना किया गया? 20%, यानी 1/5 को अवैध किया तो बचा कितना? 4/5 बचा होगा। 4/5 इसका वैध हो गया। अब कह रहा कि एक 55 पाता है तो दूसरा 45 पाता है। 45%, 45/100 कर लीजिए, 2 जीरो से यहाँ उड़ाइए, 5 15 से काट दीजिए, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 60 × 45 कर लीजिए। ये हो गया 0 छपा 30, 0 हो गया 6 चौक 24, 3 2700 मिला होगा इसको। कैलकुलेशन आपका फास्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गए? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। इसको बड़ा ही गौर से पढ़िए और दिमाग लगा के पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मतों को अवैध घोषित किया गया। सबसे पहले हम मानते हैं कि कुल मतों की संख्या x थी। कुल मतों की संख्या क्या थी? कुल मतों की संख्या थी यहाँ पे कितनी? x। अब वो ये कह रहा है इसमें से 68 मतों को अवैध घोषित किया गया। तो 68 को जब हमने निकाला तो क्या ये वैध हो गया? बिल्कुल हो गया। अब कह रहा कि यदि एक उम्मीदवार को 52 मिलता है, यानी पहले को 52 मिला होगा तो दूसरे को 48 मिला होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर? 4%। तो यानी ये इसका 4% जो होगा वो 98 के बराबर होगा। ये स्थिति होती है। 4% का मतलब क्या हुआ? 4% का मतलब हुआ 4/100 यानी 1/25। यानी कि यहाँ पे मेरे बच्चों ये 4% का मान 1/25 होता है। 1 कितना होता है? 25 होता है। तो 4% का मान मेरे बच्चे 1/25 है। तो 25 का इधर आप गुणा कर लीजिए, यानी 25/200, हाथ में आया 20, 25 9 225 और 20 245, यानी 2450। तो मेरे भाई यहाँ समान हुआ क्या?
x माइनस 68 का मान जो है इतना है, तो x बराबर 68, इसमें और जुड़ेगा 2450 प्लस 68, यानी 8 यहाँ होगा, 6 5 11 होगा, 24 और 1 2518 इसका सही उत्तर होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे हम एक चीज़ लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि मतों का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत के रूप में न देके एक संख्या के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इस प्रैक्टिस का प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझ गई? ये बात लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए अब हम थोड़ा सा क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। आओ मेरे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या कहता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। कह रहा कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, तो सबसे पहले ये समझो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया होता है। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल के होता है। कह रहा कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखो, अगर हम लंबाई को 60% बढ़ाते, 60% का मतलब होता है 20, बेस वैल्यू जो है 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी 60% का मतलब 3/5। मतलब कि लंबाई को अगर हम 5 से बढ़ाकर 8 कर दें, यानी इनिशियल लंबाई 5 है, इसमें 3 की वृद्धि होगी, तो 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा बच्चे? 8 हो जाएगा। तो अगर ये 5 से बढ़कर 8 होता है तो चौड़ाई को हमें इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि क्षेत्रफल सेम रहे। तो इसका क्या करो बच्चे? उल्टा कर दो। यहाँ पे 8 कर दो, यहाँ पे कितना कर दो बच्चे? 5। तो अब जरा सा देखो, तो ये 8 बचे 40 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 40, यानी एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बच्चे ये देखो कि चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो चौड़ाई 8 से घटकर कितनी हो रही है? 5 हो रही है। तो बच्चे ये देखो कि 8 से जब घटकर ये 5 हुई तो कितने की कमी किए? 3 की। तो 3 कम किए किस पे? 8 पे। अब इंटू 100 कर दो, तो ये आपको पता चल जाएगा कै % हुआ। ये पता कर लोगे तो पता चल जाएगा चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे 8 से काटोगे तो 12.5 होगा, और 12 × 37.5 होगा। जैसा कि उत्तर में यहाँ पे 27.5 है, यहाँ पे आना चाहिए 37.5%। इस बात को मेरे भाई एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, हम कहना क्या चाह रहे थे कि ये सवाल, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें हम आपको और अच्छे से समझा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कह रहा, तो त्रिज्या और क्षेत्रफल में क्या संबंध है? आप लोगों ने देखा होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है बच्चे? पाई r², ये होता है। तो इसमें अगर पाई फिक्स है तो इसको हमें काट देना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना, इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब देखो, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी त्रिज्या होगी
इसी का वर्ग करने पे, त्रिज्या का ही वर्ग करने पे, त्रिज्या का वर्ग करने पर ही हमको क्या मिलता है? क्षेत्रफल मिलता है। त्रिज्या का ही वर्ग करने पे क्या मिलता है? क्षेत्रफल मिलता है। तो कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या को हम 50% बढ़ा दें। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 50% का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। यानी त्रिज्या हम 2 से कितनी कर लें बेटा? 3 कर लें। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जरा सा देखो, त्रिज्या का वर्ग यानी ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हुई बच्चे? 5 की। यानी 5/4 गुणे 100, 25, 25 बच्चे 125 होगा मेरे बच्चे। इसको ध्यान से देखना थोड़ा, ये हो जाएगा आपका 125%। तो बेटा एक चीज समझो कि यहाँ पे है क्या, एरिया या आयतन में प्रतिशत परिवर्तन के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो सबसे पहले उन सूत्रों को आपको अगर पता होगा, अगर वे सूत्र आपको पता होंगे तो आप सवाल को बड़े आसानी से लगा सकते हो। आओ चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आयत की लंबाई हम लोग जानते हैं L इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? एरिया होता है। कह रहा है कि आयत की लंबाई में 20%, 20 का मतलब 1/5 यानी 5 से 6 कर दिया गया हो। चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि यानी 5 से 6 ये भी किया। तो एरिया क्या होगा मेरे भाई? 5×5 = 25। ये क्या होगा? 36। कितने की वृद्धि की है बेटा? 11 की। किस पे? 25 पे। 11/25 का मतलब बेटा 44%। ये हमारा स्थिति बन रहा है। तो ये होगा बेटा कितना? 11/25 का मतलब 44% होगा। तो बच्चे एक चीज तो देख रहे हो आप लोग कि एरिया के भी प्रश्न जो हैं जितने भी परसेंटेज में आएंगे उसको हम इसी तरीके से हल करेंगे। ये काफ़ी आसान तरीका हो सकता है और आपकी अच्छे से मदद कर सकता है। तो आओ मेरे बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए, एक आयत की लंबाई में 10%, चौड़ाई में 10% की कमी करने पे वही कॉन्सेप्ट L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होगा मेरे भाई। 10% की वृद्धि यानी 10%, पहले आप देखो 10% का मतलब 1/10 होता है बेटा, 1/10 होता है, 1/10 होता है बेटे। तो लंबाई को 10 से क्या किया बोलो? 11 किया। चौड़ाई को 10% कम किया यानी 10 से 9 किया। यानी एरिया हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा? 100। 100 से कितना हुआ? 99 हुआ। यानी 1% की कमी हो गई। 100 पर 1 की कमी का मतलब 1% की कमी होगी। ये इसका उत्तर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। अगला कह रहा किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा मेरे भाई? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या? भुजा चाहिए हमको, क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का वर्ग चाहिए हमको, भुजा का वर्ग चाहिए। जुखाम की वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। भुजा का वर्ग चाहिए।
तो देखो 10% बढ़ाने की बात करा, यानी भुजा 10 से 11 किया होगा, तो क्षेत्रफल 10 का वर्ग यानी 100 हुआ होगा, 10 का वर्ग यानी 100 हुआ होगा, 11 का वर्ग यानी 121 हुआ होगा, 100 पर वृद्धि कितने की? 21 की, यानी 21% इसका सही उत्तर होगा। तो आपने देखा क्या कि एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो आइए बच्चे आपको एक कहानी सुना देते हैं। एक जंगल में एक शेर था और एक खरगोश रहा करते थे। एक जंगल था जिसमें एक खरगोश और एक शेर रहा करते थे। जब सोकर सुबह उठे तो शेर ने ये सोचा कि हमें हमारे नाश्ते का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, मुझे कुछ न नाश्ता कुछ न कुछ तो चाहिए ही। खरगोश ने भी यही सोचा कि चलो भाई सुबह का टाइम है, हम भी कुछ घास फूस खा लेते हैं। तो वो घास खा रहा था और शेर अपने शिकार के तलाश में था। शेर की अचानक निगाह किस पे पड़ गई? खरगोश पे। और उस सोचा कि बोहनी का टाइम है, सबसे पहले हम खरगोश को पकड़ के अपना नाश्ता करते हैं। तो वो खरगोश के ऊपर झपट पड़ा और खरगोश भागा। शेर ने उसे दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते खरगोश भागते भागते खरगोश को एक अचानक से बिल दिखाई दी और उसमें क्या हुआ? घुस गया। बड़ी स्थिति गंभीर बन गई। शेर को लगा कि आज तो मेरा बोहनी का टाइम ही बिगड़ गया। तो कहा कोई बात नहीं, आज हम यहीं पे बैठ के इंतजार करेंगे, जब ये बाहर निकलेगा तो नाश्ता तो करके ही जाएंगे। तो अंदर से खरगोश ने कहा कि शेर दादा ऐसा है कि ये रास्ता इसके अंदर का कहीं और भी निकलता है, मैं तो जा रहा हूँ, आप बैठो यहीं। तो हताश और निराश जो शेर था वो जाने लगा। तो खरगोश ने उससे एक प्रश्न पूछ दिया कि बताओ दादा तुम क्यों हारे, मैं क्यों जीता? तो शेर ने कहा कि बेटा हमारे और तुम्हारे हारने और जीतने में फर्क मात्र इतना ही था कि मैं अपने नाश्ते के लिए दौड़ रहा था और तुम अपने जीवन के लिए दौड़ रहे थे। तो बेटा एक चीज समझ लो, जो इंसान, जो विद्यार्थी, कोई भी अपने जीवन के लिए अगर एक कदम बढ़ाता है तो सफलता निश्चित है। उसे कोई डिगा नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। आज आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।